हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम आपको बता दें कि आज का जो हमारा वीडियो है वो 10th क्लास के बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। कौन वीडियो है? 10th क्लास के बायोलॉजी का पार्ट 2 वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़कर छोड़ा था कि रासायनिक संश्लेषण क्या है। तो रासायनिक संश्लेषण में होता क्या था कि कोई बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद कुछ दिन बाद वो गंध देना स्टार्ट कर देता है, उसको आसपास कोई खाता भी नहीं है, फिर भी वो विलुप्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा रासायनिक संश्लेषण की वजह से होता है। कैसे होता है? रासायनिक संश्लेषण की वजह से। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले जो हमारा हेडिंग है वो है प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण में इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश वो होता है फोटोसाइंथेसिस। तो फोटोसाइंथेसिस शब्द का दोस्तों, फोटोसाइंथेसिस शब्द का सबसे पहले वार्न्स नामक वैज्ञानिक ने उसका प्रयोग किया था। फोटोसाइंथेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो वार्न्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? वार्न्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम लोग फोटोसाइंथेसिस का जो सबसे पहले प्रथम प्रयोग किया था उनके बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण को हम क्यों पढ़ते हैं, क्या आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने की। तो देखिए पहले हम लोग डिफिनेशन से समझेंगे कि पौधों द्वारा, किसके द्वारा? पौधों द्वारा जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन निर्माण की प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया? पौधों का भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अर्थात यहाँ अर्थात में दिया हुआ है, अर्थात पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरित की उपस्थिति में पौधों द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो अगला लाइन है, ये है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कहाँ है, ये देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पत्तियों में, कहाँ होती है? पत्तियों में। और पत्तियों में एक मेसोफिल नाम का उत्तक होता है। पत्तियों में एक मेसोफिल नाम का उत्तक होता है और इस मेसोफिल नामक उत्तक के खंभ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जेन्युइन बात है कि पत्तियों में होता है। पत्तियों में एक मेसोफिल नाम का उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेसोफिल नाम का उत्तक पाया जाता है और इस मेसोफिल नामक उत्तक का एक खंभ कोशिका होता है और उसी खंभ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। उसी खंभ कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद हम लोग इसको एक फिगर के माध्यम से जानेंगे कि आखिर प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, किस माध्यम से प्रकाश संश्लेषण को समझा जा सके। तो जैसा कि हम लोग फिगर देख रहे हैं ना, तो ये जो हम लोग फिगर देख रहे हैं उसमें इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये जल है। ये क्या है? जल है। जल और खनिज इस प्रकार से आते हैं। जल और खनिज इस प्रकार से आते हैं। तो ये जल है, ये जल के कण है। ये जल क्या करता है? सभी पत्तियों तक पहुंचता है। सभी पत्तियों तक पहुंचता है किस विधि से? तो जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा और परासरण विधि से। जाइलम के द्वारा, परासरण विधि से ये जल सभी पत्तियों तक क्या करते हैं? पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ तो जल उपस्थित हो गए, पत्तियों में क्या उपस्थित हो गया? जल उपस्थित हो गया ना। तो जल उपस्थित हो गया और हम लोग जानते हैं कि पहले से इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। पहले से हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में पर्णहरित
यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है और जल परासरण विधि द्वारा पत्तियों तक पहुंच ही गया, तो दो चीज तो पहुंच गया ऑलरेडी, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल और जल वाटर पहुंच गया। अब देखिए पौधे सांस लेते हैं, ये जानते हैं कि नहीं, पौधे सांस लेते हैं तो ये सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं। तो जो हम लोगों को सांस लेने की आवश्यकता होती है वो हम लोगों को कौन देता है, पौधा देता है, और जो हम लोग छोड़ते हैं तो उसको जरूरत पड़ता है उसका और वो लेता है। तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये बाहरी वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपने अंदर ला लेता है। तो CO2 भी यहाँ क्या कर गया, प्रवेश कर गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, क्लोरोफिल मिल गया, जल मिल गया। अब देखिए क्या होता है, तो अब ये इंतजार करता है कि अब प्रकाश हमको चाहिए, प्रकाश मिले और हमारा कहानी खत्म, हमारा भोजन बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है कि नहीं, प्रकाश आ रहा है। तो इस प्रकाश को आने से जल का वियोजन होता है, जल का वियोजन या विघटन भी हम लोग कहते हैं। तो जल का विघटन होता है और इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो पौधे अपने भोजन के रूप में उसको क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो जब ये प्रकाश आता है तो जल का वियोजन होता है और जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। बच्चों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है ग्लूकोज का सूत्र, C6H12O6। तो पौधों में जब प्रकाशीय वियोजन जल का होता है तब ग्लूकोज का निर्माण होता है और एक गैस निकलता है पत्तियों द्वारा। कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस। कौन गैस, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। और यह ऑक्सीजन गैस किसके रूप में निकलता है, तो याद रखिएगा, ये बार बार बिहार बोर्ड में दोहराते रहता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बाह्य वायुमंडल में क्या करता है, निकल जाता है। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में बच्चों हम लोगों ने जाना कि परासरण विधि द्वारा जल जाइलम के थ्रू कहाँ जाता है, सभी पत्तियों तक पहुंचता है। सभी पत्तियों तक जल पहुंच जाने के बाद हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल में हरे रंग का रंजक पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्ती क्या रहती है, हरी रहती है। उसी प्रकार तो पत्तियां हरी रहती है, एक मतलब कि क्लोरोफिल उसमें तो पहले से उपस्थित है, तो पहले से क्लोरोफिल है, जल यहाँ से लिए। अब जिस प्रकार हम लोग सांस लेते हैं ना, पत्तियां भी सांस लेती है। ये जब पत्तियां सांस लेती है ना तो CO2 गैस लेती है। कौन सी गैस लेती है, CO2। अब तीन चीज का उपस्थिति हो गया, क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जल का प्रकाशीय वियोजन होता है, और जल का जब प्रकाशीय वियोजन होता है तो उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और यह ऑक्सीजन गैस बाह्य वायुमंडल में उप उत्पाद के रूप में निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक को कि अगला टॉपिक हमारा क्या कर। तो अब अगला टॉपिक जो आया हमारा, यहाँ एक नोट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नोट का मतलब ही होता है ध्यान देना। तो ये कह रहा है कि पौधे अपना भोजन पत्तियों में निर्मित करते हैं। पौधे अपना भोजन कहाँ निर्मित करते हैं, पत्तियों में निर्मित करते हैं। और यही कारण है कि पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछ दे कि पत्तियों को पौधों का रसोई घर क्यों कहा जाता है, तो याद रखिए कि पौधों का भोजन पत्तियों पर बनता है। कहाँ बनता है, पत्तियों पर बनता है, इसीलिए पत्तियों को पौधों का रसोई घर कह दिया जाता है। जैसे सपोज डेट मान लीजिए हमारा खाना किस घर में बनता है, तो रसोई घर में बनता है, तो उसके लिए कोई अलग घर होगा ना।
तो वो अलग घर होता है जिसमें खाना बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। अब कोई अनजान आदमी आए, हमसे पूछे कि शैलेंद्र रसोई घर कहाँ है, तो हम किस घर में उसको दिखाएंगे? जिस घर में बेडरूम होगा उस घर में? नहीं, जिस घर में हमारा खाना बनता होगा उस घर में, और उसी घर को रसोई घर नाम दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार पौधों का भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। पौधों का तो भोजन पत्तियों में बनता है, और पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है, इसीलिए पत्तियों को क्या कहा जाता है? पौधों का रसोई घर कहा जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले इसको पढ़ लिया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है कि नहीं? ग्लूकोज का निर्माण होता है। अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ग्लूकोज का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होता है। और ऑक्सीजन गैस किसके रूप में है? उप उत्पाद के रूप में। याद कीजिए, उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ था कि नहीं? हुआ था ना। अब देखते हैं आगे, एक और नोट आया, और जहां जहां नोट रहेगा समझिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। कह रहा है कि हरे पौधे सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। हरे पौधे क्या करते हैं? सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। और हरे पौधे सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक हरे पौधों को क्यों कहा जाता है? तो हरे पौधे सभी जीवों के लिए भोजन निर्माण करता है, इसीलिए पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, यहां देखिए स्टार पॉइंट है, प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक कच्चे पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले तो प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं ना होगा। अब एक बार एक लड़का से हमने सवाल पूछ दिया कि भाई प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में? और वो पगला कहा कि रात में होता है। प्रकाश संश्लेषण रात में हो सकता है क्या? प्रकाश उपस्थित रहेगा क्या उस समय? नहीं ना रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में हो ही नहीं सकता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? दिन में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहला जो चीज है, उपयोगी जो चीज है, वो प्रकाश है खुद, क्योंकि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। दूसरा जल, क्योंकि प्रकाश जल का ही तो वियोजन करता है। प्रकाश जल का ही तो प्रकाशीय वियोजन करता है, जिसके फलस्वरूप हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी आवश्यकता होती है इसमें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों को बहुत उपयोगी है। वो श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और उस अवस्था में ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप उसका भोजन बनता है। ठीक। अब चौथी बात जो है कि पत्तियां हरा दिखाई देती है कि नहीं? पेड़ की पत्तियां हरा दिखाई देती है कि नहीं? देती है ना। तो उसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश को खींचता कौन है? प्रकाश के किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो ये क्लोरोफिल ही उसको अवशोषित करता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि क्लोरोफिल क्या करता है, तो क्लोरोफिल प्रकाश के किरणों को क्या करता है? अवशोषित करता है। और घबराइए मत, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव सेशन आपको कराया जाएगा, और पूरा के पूरा ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाया जाएगा। एक बार आप पूरे ढंग से इस क्लास को कीजिए, इस बायोलॉजी क्लास को कीजिए, फिजिक्स क्लास को कीजिए, मैथ को, इंग्लिश को, जो भी विषय इस पर दिए जाएंगे, जो भी कंटेंट दिए जाएंगे, उन सभी कंटेंट पर आप लोग ध्यान लगा के मेहनत कीजिए। बिल्कुल हम लोगों का सोच वही है कि हमारे चैनल से, हमारे क्लास से बच्चे अच्छे नंबर लाए, अच्छे मार्क्स लाए। तो आइए देखते हैं कि कच्चे पदार्थ की आवश्यकता क्या होती है। तो सबसे पहले तो सूर्य की प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जल चाहिए। तो ये चार चीज है। अब हम लोगों ने यहाँ देखा कि हरे पौधे सभी जीवों के लिए भोजन निर्माण करते हैं। तो आइए उसको एक फिगर से देख लेते हैं। तो ये आप सबको फिगर दिखाई दे रहा होगा। ये फिगर है क्या? तो ये फिगर बताएगा आपको कि पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है, पत्तियों पर किस प्रकार से भोजन का निर्माण होता है। सबसे पहले वाटर जो है ना, ये वाटर जाइलम और परासरण विधि द्वारा
परासरण विधि द्वारा। जाइलम और परासरण विधि द्वारा कहाँ पहुंच जाता है वाटर? वाटर कहाँ पहुंच जाता है? तो वाटर पहुंच जाता है पत्तियों तक। कहाँ पहुंचता है? पत्तियों तक पहुंच जाता है। पानी हम लोगों का कहाँ तक पहुंच गया? पत्तियों तक पहुंच गया ना। अब उसके बाद बाहरी वातावरण से, उसके बाद कहाँ से? बाहरी वातावरण से ये CO2 श्वसन क्रिया के द्वारा, CO2 क्या करता है? श्वसन क्रिया के द्वारा स्टोमाटा से कहाँ पहुंचता है? पत्तियों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पत्तियों तक CO2 पहुंच जाता है, पत्तियों तक पहुंच गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऑलरेडी क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि इस पत्तियों को क्या रखता है? हरा रखता है। अब इंतजार किया जाता है कि प्रकाश कब निकले। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश क्या करने लगा? पत्तियों में प्रवेश करने लगा, यानी कि पत्तियों पर पहुंचने लगा, तो इस प्रकाश को क्लोरोफिल क्या करता है? अवशोषित करता है। क्या करता है? अवशोषित करता है। और इस प्रकाश को अवशोषित कर लेने के बाद जल का विघटन होता है, जल का प्रकाशीय वियोजन होता है। और जल का जब प्रकाशीय वियोजन होता है तब C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये तीर देख रहे हैं कि किधर? बाहर की ओर निकल रहा है ना। एक और मतलब ये ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद किसके रूप में? उप उत्पाद के रूप में, उप उत्पाद के रूप में बाह्य वायुमंडल में क्या होता है? रिलीज हो जाता है। बाह्य वायुमंडल में क्या होता है? रिलीज हो जाता है। टॉपिक आता है वो है पर्णहरित। अब हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे। 4 चीजों की आवश्यकता होती है ना, प्रकाश की, जल की, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की, और एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पर्णहरित है क्या। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल क्या है? तो कह रहा है दोस्तों कि क्लोरोफिल हरे रंग का रंजक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का रंजक होता है। यह हरित लवक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में पाया जाता है। और इसकी उपस्थिति के कारण ही पौधे क्या दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल का हिंदी होता है पर्णहरित और क्लोरोप्लास्ट का हिंदी होता है हरित लवक। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाने के वजह से ही पौधे की जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? हरी दिखाई देती है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आप झट से जवाब दे दीजिएगा किसके वजह से? ये भाई साहब की वजह से, यानी क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पत्तियां हरी दिखाई देती है। उसके बाद पर्णहरित का मुख्य काम क्या है? हमने बताया था कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल का मुख्य काम जो होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। क्या होता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना होता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करना होता है? अवशोषित करना होता है। तो दोस्तों जब ये पर्णहरित यानी क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो उसे ही रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि सूर्य से प्रकाश को क्या किया? अवशोषित किया, और अवशोषित करके उसको रासायनिक ऊर्जा में क्या कर दिया? परिवर्तित कर दिया। ये काम करता है। यहाँ नोट है, नोट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तित होता है। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हमारा है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट।
तो सनलाइट क्या है, सनलाइट का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में क्यों होता है? तो सबसे पहले देखिए यहां हम लोगों ने दिया है कि इस प्रकाश संश्लेषण हेतु यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। सब कुछ रहे आपके पास लेकिन प्रकाश नहीं रहे तो क्या, प्रकाश नहीं रहने से हमारा जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है हो पाएगी? नहीं ना हो पाएगी। तो ये बहुत उपयोगी है। अब कहना है कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के कारण ही जल के अणुओं का क्या होता है? वियोजन होता है। हमने पहले बताया है कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के कारण ही जल के अणुओं का क्या होता है? वियोजन होता है। ये टूटते हैं, जल के अणु क्या करते हैं? टूटते हैं। अब क्या कह रहे हैं वहां देखिए, जल, इस टूटने का हम लोग थोड़ा दूर पहले यानी कि अगले टॉपिक में हम लोग उसका चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से वियोजन होता है, कैसे ग्लूकोज बनता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। देखेंगे यहाँ जल, वाटर, जल का महत्व क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जल भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जल भी क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, क्या? ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से ही तो टूट के अलग हुआ है, जल के ही तो वियोजन से अलग हुआ है, जल से ही क्या होता है? प्राप्त होता है, जल से ही प्राप्त होता है। नीचे देखेंगे तो एक और हम लोगों का स्टार पॉइंट है। ये स्टार पॉइंट क्या है? तो स्टार पॉइंट है जल का प्रकाशीय वियोजन। क्या है जल के प्रकाशीय वियोजन? किसे कहते हैं? जल का प्रकाशीय वियोजन समझेंगे अब हम लोग कि किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब जल के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्या होता है? जब जल के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब जल हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है? वियोजित हो जाता है, यानी कि बट जाता है। जब जल के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन में। तो जब जल विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल का प्रकाशीय वियोजन। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? जल का प्रकाशीय वियोजन। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या है जलीय वियोजन। सपोज डेट मान लीजिए कि ये क्या है? सन है। क्या है? सन, यानी कि सूरज है। ये क्या है? तो सूरज है बच्चों। अब इस सूरज जो है, ये सूरज जो है वो किस पे पड़ेगा? H2O। किस पर? H2O, यानी जल पर पड़ेगा। सूरज का जो किरण होगा वो किरण कहां पड़ेगा? जल पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? जल पर पड़ेगा। सूर्य के प्रकाश जो कहां है? जल पे पड़ेंगे। और जब जल पर ही पड़ेगा तो 2H2 प्लस O2 में इसको क्या कर देगा? बांट देगा। जल वियोजित होकर, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में जल वियोजित होकर 2H2 और O2 में बंट जाएगा। अब इस H2 में CO2 मिलेगा। कौन मिलेगा? H2 में CO2 मिलेगा और यही मिल करके किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। कब? यह प्रक्रिया कैसे होता है? तो देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले सूर्य किस पे पड़ता है? H2O पर। सूर्य किस पे पड़ा? H2O पर पड़ा। और यह H2O विभाजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है दो पार्ट में, एक हाइड्रोजन में और एक ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। हाइड्रोजन के साथ CO2 संयोग कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ CO2 संयोग कर लेता है और यह क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। लेकिन हाई बेचारा क्या हो जाता है? बाह्य वायुमंडल में मुक्त हो जाता है उप उत्पाद के रूप में, उपोत्पाद के रूप में मुक्त हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक, इस प्रक्रिया द्वारा हम लोग चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से परासरण विधि से
जल अवशोषित करता है, यह अवशोषित जल जड़ से पत्तियों तक जाइलम द्वारा स्थानांतरित होता है। हमने पहले ही बताया है कि जाइलम के वजह से, यानी कि जाइलम से ही पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से जल को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं पत्तियों तक। जड़ से पत्तियों तक जल को किस विधि द्वारा, तो परासरण विधि द्वारा और जाइलम के द्वारा क्या करते हैं, ऊपर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब यहां नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट कह रहा है कि पौधे अपने अवशोषित जल का केवल 1% भाग, कितना परसेंट भाग, 1% भाग, पौधे अपने अवशोषित जल का केवल 1% भाग ही उपयोग करते हैं। 1% भाग ही क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और शेष बचे हुए भाग को वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा मुक्त कर देते हैं। और शेष भाग को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा मुक्त कर देते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है, हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट चल रहा है इसलिए क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने लगा है। हम लोग सोच रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण को आज यहां तक क्या किया जाए, खत्म किया जाए। आप लोग रोक रोक कर धीरे धीरे देखते रहिएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले आता कहाँ है, तो बाहरी वायुमंडल से वातरंधों द्वारा, यानी ये स्टोमाटा द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। यह CO2 जल के प्रकाशीय वियोजन से प्राप्त हाइड्रोजन, अभी बताए हैं कि जल का जब प्रकाशीय वियोजन होगा, जल का जब सूर्य से, सन से इसका क्या होगा, इसकी किरणें निकल के आएगी और जल का प्रकाशीय वियोजन होगा। जल का जब प्रकाशीय वियोजन होगा तब हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बट जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जल क्या करेगा, बट जाएगा। इसी हाइड्रोजन में और इसी हाइड्रोजन में CO2 क्या करेगा, CO2 मिल जाएगा और CO2 के मिलने के बाद ग्लूकोज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया क्या होती है, ये इस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हम लोग का क्या रहेगा, अंतिम टॉपिक रहेगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व। किसका महत्व, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण होने का क्या फायदा है, क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। तो सबसे पहले यहां देखिए नंबर 1 पर, इस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों के श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हम बताए हैं कि उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तभी ना ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस सभी जीवों के लिए श्वास लेने के लिए जरूरत है कि नहीं, है ना। तो जब ऑक्सीजन गैस सभी जीवों के लिए जरूरत है तो ये ऑक्सीजन प्राप्त तो करता है ना, सभी जीव यहाँ से ही तो ऑक्सीजन प्राप्त करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण जरूरी हुआ ना, जरूरी हुआ। दूसरा नियम हमारा, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया द्वारा सभी जीवों के लिए भोजन का निर्माण होता है। अब बताइए, पौधे ही भोजन नहीं करे तो हम लोग भोजन करेंगे क्या, हम लोग भोजन नहीं ना करेंगे। तो पौधों को जीवित रहने के लिए उसका भोजन बनना जरूरी है। तो पौधों का भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा तो बनता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और याद रखिए कि पौधों में जो भोजन उपस्थित होता है, जो भोजन बच जाता है, जो पौधा भोजन करता है और जो बच जाता है, तो उसका बचा हुआ भोजन स्टार्च के रूप में फल, फूल, तना, इन सभी में, पत्तियों में, सभी में पाए जाते हैं। तभी तो हम लोग पालक खाते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आता है। तभी तो हम लोग फल खाते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आता है। कब, जब यह भोजन अपना भोजन करने भर कर लेता है और जो बचा हुआ भोजन होता है उस भोजन को पत्तियां में या फिर फल में या फिर तना में पौधे स्टार्च के रूप में एक्स्ट्रा रखते हैं। एक्स्ट्रा क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में रखते हैं और उसी से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ से जो फल निकलता है उससे, तो उसको खाते हैं तो हम लोगों में मजबूती आती है, ताकत आता है। कब, जब यह भोजन स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है तब। अब इसके बाद है तीसरा, यह वायुमंडल में O2 तथा CO2 का मात्रा नियंत्रित रहता है।
O2 और CO2 का मात्रा नियंत्रित रखता है। क्यों? क्योंकि हम लोग भी जीवित प्राणी हैं, हम लोग भी जीव है कि नहीं। हम लोग जब जीव है, जंतु भी है। अब बताओ, जीव और जंतु के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो हम लोग जितना ऑक्सीजन लेते हैं उतना हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। जितना हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा देता है, उतना ही ऑक्सीजन वो हम लोगों से क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को तो नियंत्रण रखना रहता है वायुमंडल में, तो ये नियंत्रित रहता है। एक फिगर से हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहां देख रहे होंगे एक बालक है। ये बालक CO2 को क्या कर रहा है, अपने सांस के द्वारा छोड़ रहा है ना। तो इस श्वास के द्वारा जैसे छोड़ा, CO2 को कौन खींच लिया, हरा पेड़ पौधा CO2 को क्या किया, हरा पौधा O2 को छोड़ेगा। वैसे ही हम लोग जैसा इंसान क्या करेगा, उसको ऑक्सीजन के रूप में खींच लेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।